हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मासूदा परवीन, फैकल्टी ऑफ राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों, श्री हरि माधव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान हिस्ट्री राजस्थान राज्य की समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं RS, SI, पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान लैब टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन समस्त भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है और समान रूप से समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में काम में आने वाली है। इसलिए साथियों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान इतिहास की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इन इंट्रोडक्शन, राजस्थान एक परिचय, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, राजस्थान एक परिचय। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, राजस्थान एक परिचय जब पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, राजस्थान के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि राजस्थान एक ऐसा राज्य जिसका अपना एक ऐतिहासिक भौगोलिक महत्व रहा है, साथ ही साथ और सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं, इस क्षेत्र जहां हम निवास कर रहे हैं राजस्थान, क्या इसका सबसे पहले नाम राजस्थान था? नहीं, इस क्षेत्र को कई नामों से जाना गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, कहाँ से ये जर्नी शुरू होती है, वहीं से हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश भारत की। तो भारत की अगर आप बात करते हैं तो भारत में हम ये देखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप में हमारा राजस्थान स्थित है। अब भारत आपके एशिया में, और एशिया के अंतर्गत भारत एक बहुत बड़ा उपमहाद्वीप है और भारत में एक राज्य है जो कौन सा है? राजस्थान। और किस दिशा में पड़ रहा है? तो आप देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा में एक राज्य है, वह राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो आइए साथियों, पढ़ते हैं हमारी अपनी जो है रियासतों के बारे में और अपने राज्य के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि राजस्थानी शब्द या राजस्थान शब्द कहाँ लिखा गया, तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हम पढ़ते हैं कहाँ पर मिलता है? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख घोसुंडा शिलालेख आपके जो है चित्तौड़गढ़, वहां से प्राप्त होता है। घोसुंडा शिलालेख की जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि घोसुंडा शिलालेख कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में। सबसे प्राचीन यही माना गया है 532 ईस्वी का, जहां पर राजस्थान शब्द का क्या मिलता है भाई? उल्लेख मिलता है। घोसुंडा शिलालेख अपन के कहाँ पर है? तो घोसुंडा शिलालेख की बात हम कर रहे हैं, ये आपके है चित्तौड़गढ़ में। समय पूछ ले तो समय आप बता दीजिए, समय कब है? 532 ईस्वी का। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो कौन सी लैंग्वेज का है ये? संस्कृत भाषा का आपके जो है ये अब आपके घोसुंडा शिलालेख है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है, या जो राजस्थान उसमें से हमने निकाला है वो यहीं से शुरुआत होती है। और जो आप पुस्तकों में पढ़ते हैं साथियों कि राजस्थान जो है शब्द, उसके लिए सबसे पहले एक शब्द काम में लिया गया था, वह शब्द था राजस्थानी यादित्य। देखिए, एक और शब्द की बात कर रही हूँ, राजस्थानी यादित्य। राजस्थानी यादित्य शब्द की जब हम बात करते हैं साथियों, तो राजस्थानी यादित्य से हमने किसको निकाला है? राजस्थान को निकाला है। राजस्थानी यादित्य जो शब्द है, यह कहाँ से मिलता है? यह शब्द मिलता है हमें खीमल माता के मंदिर से। खीमल माता का मंदिर जो है आपके, जहाँ से आपको एक शिलालेख पढ़ने के लिए मिलता है, बसंतगढ़ सिरोही, यहाँ से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। बसंतगढ़ सिरोही, देखिए बसंतगढ़ सिरोही की बात करते हैं तो बसंतगढ़ सिरोही वाला प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बसंतगढ़ फोर्ट, गढ़ जो आपका है मतलब होता है फोर्ट, कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। तो साथियों, मैं आपसे बात कर रही हूँ किसकी? बसंतगढ़ सिरोही अभिलेख की। ये जो आपका है, यहाँ से एक शिलालेख आप देखेंगे कि एक मंदिर है और इस मंदिर के पास हम देखते हैं यहाँ से एक क्या प्राप्त हो रहा है? शिलालेख प्राप्त हो रहा है। अब इस शिलालेख पर
पूरे क्षेत्र के लिए क्या नाम लिखा गया, राजस्थानी या आदित्य शब्द लिखा गया है। और वहीं से हमने राजस्थान शब्द को क्या कर लिया, पिक कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले राजस्थानी शब्द या राजस्थान शब्द हमें कहाँ से पढ़ने के लिए मिलता है। तो यह शब्द हमें राजस्थान शब्द सबसे पहले घोसुंडा शिलालेख चित्तौड़गढ़ से पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि संस्कृत भाषा का एक शिलालेख है और 532 ईस्वी का है। उसके बाद एक शब्द पढ़ने के लिए आया राजस्थानी यादित्य। तो राजस्थानी यादित्य शब्द की बात की जाए तो ये बसंतगढ़ सिरोही खीमल माता का एक मंदिर है, वहाँ से एक जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें राजस्थानी यादित्य शब्द लिखा गया है और हमने वहाँ से कौन सा वर्ड लिया, राजस्थानी यादित्य। ये तो बात हुई राजस्थान शब्द की। फिर साथियों हम देखते हैं कि राजस्थान जो है एक पूरा राज्य नहीं था, ये क्योंकि प्राचीन भारत में रियासतें हुआ करती थी अलग अलग, और उन रियासतों के बारे में हम जब बात करते हैं तो पहले उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। हम ये पढ़ सकते हैं कि राजस्थान जो था, यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगी क्या चीज़ें, राजस्थान में बहुत सारे जो क्षेत्र थे, क्षेत्रों के भौगोलिक उपनाम, क्षेत्रों के भौगोलिक उपनाम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिए आपको क्या पता चलेगा। पहले इनके बारे में हम बात करते हैं। ऐसे नहीं था, आप ये सोच रहे हैं कि राजस्थान एक पूरा राज्य था, नहीं। अभी राजस्थान जो है एक राज्य के रूप में आज़ादी के बाद हमारे सामने अस्तित्व में आएगा। अभी पहले जब प्राचीन भारत की आप बात करते हैं या सबसे पहले के भारत की बात करते हैं, जब रियासतें हुआ करती थी, उस जमाने में यहाँ पर अलग अलग जो क्षेत्र थे उन सभी के अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो आइए देखिए हम पढ़ते हैं कुछ नाम। ये एक मैप आपके सामने जो है राजस्थान का है। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर हेडिंग चल रही है राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन भौगोलिक उपनाम। देखिए राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, ये पूरा राजस्थान वर्तमान जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, और आप इसे पढ़ रहे हैं 41 जिलों के अनुसार। तो इन 41 जिलों को अगर हम देखते हैं तो पहले इन्हें किस किस नाम से जाना जाता था उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये आपके है गंगानगर और साथ में है आपके हनुमानगढ़। ये वाला जो क्षेत्र था प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, योद्धय के नाम से जाना जाता था। योद्धय क्षेत्र किसे कहा गया, तो आप कहेंगे कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ आपके किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, योद्धय क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन राजस्थान के अंदर आया करता था। और बीच में अगर आपने पढ़ा कि नए जिले बने तो अनूपगढ़ भी एक जिला बना था, तो बीच में हमें एक ऐड करना पड़ता अनूपगढ़। पर वर्तमान में जो 41 जिले हैं उनकी अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसके अनुसार अनूपगढ़ नहीं है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ आपके जो क्या हो गए, योद्धय क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। फिर आप देखते हैं कि एक है बीकानेर। बीकानेर जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब ये आपका जंगल प्रदेश है। जंगल प्रदेश प्राचीन इतिहास में जब हम पढ़ते हैं कि जंगल प्रदेश हुआ करता था और जंगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी अही छत्रपुर, है ना। तो ये अभी ये जंगल प्रदेश है आपका बीकानेर वाला, और थोड़ा सा इसमें से चूरू भी टच होगा। जैसलमेर आपका जो है किस क्षेत्र में आता था, इसे कहते थे मांड क्षेत्र। मांड या वल्लभ के नाम से भी जाना जाता था। बाड़मेर आपका है जालोर। जालोर जो है इसे कहा गया सुवर्णगिरी। जालोर को क्या कहा गया, सुवर्णगिरी के नाम से जाना गया है। और सिरोही की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सिरोही आपका जो है बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र रहा था प्राचीन काल में, परमार वंशियों के अधीन रहा हमारा सिरोही। और अगर हम पर्टिकुलर मारवाड़ की बात कर लें साथियों, तो मारवाड़ क्षेत्र बहुत बड़ा था। इसमें आपका जैसलमेर आ रहा था, बाड़मेर भी आ रहा था, बालोतरा आ गया, थोड़ा सा जालोर भी आ गया, पाली, जोधपुर, नागौर, फलोदी, बीकानेर, और इस तरह से ये पूरा जो सर्किल सा आपके सामने बन रहा है, ये पूरा क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, मारवाड़। यानी मारवाड़ के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, जैसलमेर का भी हिस्सा आ रहा है, बाड़मेर भी आ रहा है। पहले जोधपुरी लिख रहे थे आप, जोधपुर से अलग होकर फलोदी एक नया जिला बना है, तो फलोदी वर्तमान में आपके आ गया है। फिर नागौर का कुछ हिस्सा
अब ये जो है इसके अंतर्गत है, पाली भी हमारा किस में है, मारवाड़, बाड़मेर भी किस में आएगा, मारवाड़, जालोर क्षेत्र ये भी आपका मारवाड़ का ही हिस्सा माना जाता था। उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ पर जो आपका नागौर है, और नागौर जो था इस और चूरू का थोड़ा सा हिस्सा आप ले लेते हैं, और डीडवाना, कुचामन ये सब जो नाग हैं आपके आ रहे हैं यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र आप देखते हैं क्या कहलाता था, अही छत्रपुर। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था भाई, अही छत्रपुर। अही छत्रपुर साथियों हम पढ़ते थे जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, और नागौर का जो फोर्ट है वो भी वर्तमान समय में अही छत्रगढ़ के नाम से ही जाना जाता है। तो ये कहानी थी आपके किसकी, एक तो जांगल प्रदेश की, कि जांगल प्रदेश कौन सा था, बीकानेर। और बीकानेर में भी आप पढ़ते हैं कि जैसे बीकानेर का कुछ हिस्सा, फिर आप चूरू का कुछ हिस्सा यहाँ से अगर निकाल लेंगे तो साथियों ये पर्टिकुलर एक वर्ड बनता है, ये क्षेत्र कहला रहा है देशनोक से लगाकर सुजानगढ़ तक का एरिया आपका क्या कहलाता है, थली प्रदेश कहलाता है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि थली जियोग्राफिकल टर्म्स भी काम में ली जाती है। जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे उस दौरान हम आपसे बात करेंगे जियोग्राफिकल टर्म में, लेकिन यहाँ पर हम हिस्टोरिकल तरीके से पढ़ रहे हैं। तो देशनोक से लगाकर साथियों कहाँ तक, सुजानगढ़ तक, ये बेल्ट आपका किस नाम से जाना जा रहा है, थली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और अही छत्रपुर जो है राजधानी हुआ करती थी जांगल प्रदेश की। क्लियर है आपका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अजमेर। आपका जो था प्राचीन काल में जब हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश काल आता है, उस टाइम में हमारी कैपिटल जो अलग अलग समय में आप पढ़ते थे कि इसकी जब एकीकरण के चरण पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि इसकी राजधानी ये थी, इसकी राजधानी ये थी, और एक आप पढ़ते हैं एकीकरण के समय रियासतों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश ब्रिटिश काल में कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाती है तो केंद्र शासित प्रदेश कौन था साथियों, अजमेर मेरवाड़ा। अब आप सोचेंगे कि अजमेर तो सही है पर ये मेरवाड़ा क्या चीज है, मेवाड़ प्लस मारवाड़, इन दोनों को हम जोड़ लें, मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने के पश्चात साथियों क्या बनता है, मेवाड़ प्लस मारवाड़, मेरवाड़ा, ये बनेगा आपके। तो अजमेर और ये ब्यावर वाला बेल्ट आप देख रहे हैं आसपास का, ये सारा आपके क्या कहलाता था, ये अजमेर आएगा, ब्यावर आएगा, भीलवाड़ा, ये सब कुछ आपके किसके अंदर आ जाएगा, मेरवाड़ा प्रांत के अंतर्गत आ जाता है। अब साथियों हम बात कर लें, नीचे की साइड में देख लीजिए कुछ और दिखाई दे रहा है आपको, ये है डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये बेल्ट आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, यह क्षेत्र कहलाता था वागड़ क्षेत्र। किस नाम से प्रसिद्ध है, वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा आपका पर्टिकुलर किस नाम से जाना गया है, वागड़ क्षेत्र के बाद। फिर देखिए आप राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये सारा जो बेल्ट आप देख रहे हैं यह आपके था मेवाड़। ये कौन सी जो है रियासत प्राचीन कालीन हम पढ़ते हैं, मेवाड़, ये आपके क्या था, मेवाड़। और मेवाड़ के लिए जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक चीज और पता चलेगी, वो क्या पता चलती है कि मेवाड़ जो है इसका जो है इस क्षेत्र को यहाँ पर एक जनपद हुआ करता था। मेवाड़ क्या था, प्राचीन जनपद था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जनपद क्या चीज होती है, तो देखिए सुनिए, जनपद, जन प्लस पद, दो शब्दों के मेल से बनता है जनपद, क्योंकि अभी ये शब्द आपको आगे बार बार पढ़ने के लिए मिलेगा। जन मतलब जनता, इंग्लिश में जब आप पढ़ते हो इट मीन्स पीपल, और पद यानी पैर, फीट, जहां जहां जनता ने अपने कदम रखे। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि लोगों ने जहां रहना शुरू किया, अपना स्थायी आवास बनाया, परमानेंट सेटलमेंट्स बनाए, बस्तियां बसाई, वो छोटी रही क्षेत्रफल की दृष्टि से चाहे जनसंख्या की दृष्टि से, तो हमने उन्हें क्या कहा, जनपद कहा। यदि उनका क्षेत्रफल बड़ा हो गया, जनसंख्या बड़ी हो गई, जनसंख्या बढ़ गई, तो वो क्या कहलाना शुरू कर देते हैं, महाजनपद कहलाना शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत में जो है महाजनपदों की संख्या कितनी थी साथियों, तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो महाजनपदों की संख्या हमारे कितनी थी भाई, 16। 16 महाजनपदों में से भी आपके कई बार प्रश्न पूछे गए हैं।
राजस्थान की भी स्पेशली रेफरेंस में पूछा जाता है। हमारे पास एक ही जो था महाजनपद था प्राचीन काल में, वो था मत्स्य, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और छोटे थे तो जनपद की बात कर रहे हैं, तो मेवाड़ जो आपकी रियासत है उसकी बात कर ली जाए तो मेवाड़ जो था जनपद, इसको हम क्या कहते थे, शीवी, शीवी या कीवी जनपद। और नगरी या मध्यमिका वर्तमान चित्तौड़ इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो इस मैप पर हमने वेस्टर्न यानी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण का कुछ एरिया पड़ा, जहां पर आपको पता चला कि किसका क्या क्या नाम था। तो अभी आप समझ गए होंगे साथियों, जंगल प्रदेश अर्थात कौन सा हो गया, बीकानेर। थली आपका है देशनोक से सुजानगढ़ का क्षेत्र, क्या कहलाएगा, थली कहलाएगा। गंगानगर और हनुमानगढ़ आपके क्या कहला रहे थे, योद्धे कहला रहे थे। मारवाड़ के अंतर्गत आप देखिए, मारवाड़ जो हमारा है इसमें हम पढ़ते हैं जोधपुर रहेगा, जोधपुर आ गया, पाली, बाड़मेर, बाड़मेर से अलग हो गया भाई बालोतरा, ध्यान रखिएगा, है ना। अब बालोतरा भी लिखना पड़ेगा अपन को, फिर जालोर भी लिखना पड़ेगा, और जैसलमेर का भी कुछ हिस्सा यहाँ लग ही रहा था, साथ ही साथ बीकानेर का भी कुछ पार्ट यहाँ लग रहा था। अब आप समझ गए हैं कि बीकानेर का कुछ हिस्सा ही मारवाड़ के अंतर्गत आ रहा था, नहीं तो बीकानेर को पर्टिकुलर हम किस प्रदेश के नाम से जान रहे थे, जांगल, ठीक है। और बीकानेर और प्लस चूरू आपका मिलके किसका निर्माण कर रहे थे, थली का निर्माण कर रहे थे। अब आप जालोर पढ़ रहे हैं, जालोर का प्राचीन नाम हुआ करता था सुवर्णगिरी। दिखने में बड़ा सुंदर है, आप कभी जब घूमने जाएं तो देखिएगा, वहाँ पर एक फोर्ट भी है, बहुत ही उसका एक इम्पोर्टेंस रहा है जालोर के फोर्ट का। उसमें बताया गया है आपको कि जालोर का किला एक ऐसा मजबूत किला हुआ करता था जिसको तोड़ना या जिसको भेदना बड़ा ही मुश्किल था। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था हसन निजामी। हसन निजामी अपनी किताब में ये कहते हैं कि भाई साहब वहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल था, और इतना मजबूत वो फोर्ट था कि दुश्मन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। वो बंदा लिख रहा है दास वंश के समय में, लेकिन खिलजी वंश के समय में जाकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, किले के अंदर प्रवेश किया था और वहाँ के शासक को हरा दिया था। तो ये कहानी हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है राजसमंद आ गया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलुम्बर। कौन सी रियासत कहला रही है, मेवाड़, जिसका प्राचीन नाम था कीवी या शीवी जनपद। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा हमारा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ भाई, ये आपके प्रसिद्ध हो जाता है वागड़ क्षेत्र से। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था ब्रिटिश पीरियड में, और अभी आप देख रहे हैं कि अजमेर मेरवाड़ा जो आप वर्ड देख रहे हैं, मेरवाड़ा बना था मेवाड़ प्लस मारवाड़, ये सारा बीच वाला जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आ रहा था। अब देखिए हम आगे की बात कर लें, इधर तक का तो क्षेत्र आपने पढ़ लिया, ये वाला आपका क्लियर हो गया है, इस साइड के सारे हमने पढ़ लिए हैं, अब उधर के पढ़ने हैं। चलिए देखिए, गंगानगर हनुमानगढ़ हो चुका है, चूरू ये वाला आपका पूरा हिस्सा, चूरू आ गया, इसके अंदर सीकर आ गया, और झुंझुनू आपके इसके अंतर्गत आ ही रहा है, ये भी आप देख लीजिए। फिर ये जो था नीम का थाना बीच में आ रहा था, ये अभी अलग हो गया है। ये जो बेल्ट आपको दिख रहा है चूरू सीकर झुंझुनू वाला, ये आपका क्षेत्र कहलाता था। इसको आप पढ़ेंगे तो ये है अपना कौन सा प्रदेश है, शेखावटी। किसकी बात की जा रही है, शेखावटी। ये देखिए भाई, शेखावटी क्षेत्र आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पर आपको, ये है चूरू सीकर झुंझुनू। पहले आपका नीम का थाना अलग से एक जो दिखाया जा रहा था वो अभी हटा दिया गया है वापस, क्योंकि हमारे पास नया मैप है, नए मैप के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो इससे बीच में जो एक टाइम आया था पर्टिकुलर, जब जिलों की संख्या बढ़ गई थी, 50 हो गई थी, संभाग आपके 10 हो गए थे, उस टाइम में बीच में हम कहीं आपको पढ़ा रहे थे कि नीम का थाना भी इसके अंतर्गत आएगा, लेकिन वर्तमान मैप के अनुसार नहीं आएगा। क्लियर है। उसके बाद ये आपका है अलवर, डीग, भरतपुर, ये जो आपका क्षेत्र है, इधर कोटपुतली बहरोड भी आ रहा है, ये पहले इधर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कहलाता था मेवात। मेवात, यहाँ पर मेव जाति रहा करती थी, इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाता था, मेवात कहलाता था। ये इसमें डीग भी आ गया, भरतपुर भी आ गया, अलवर भी आ गया। और फिर बचता है धौलपुर। धौलपुर को क्या कहा जाता था, धौलपुर का क्षेत्र कहलाता था साथियों कोठी।
धौलपुर को हम किस नाम से जानते थे? तो धौलपुर को हम जानते थे कोठी के नाम से। चलिए भाई, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इधर बच रहा है दौसा, करौली, जयपुर। ये जो आपका बेल्ट दिख रहा है जयपुर, ये वाला दौसा, ये जयपुर दौसा, और इधर अलवर का ये जो क्षेत्र आप अगर देख कर चल रहे हैं तो एक और पढ़ते हैं हम, मत्स्य। मत्स्य क्षेत्र आप पढ़ते हैं प्राचीन महाजनपदों में जो आपका एक जनपद था मत्स्य जनपद। राजस्थान में एक ही जनपद हुआ करता था मत्स्य। मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी साथियों विराट नगरी। वर्तमान में जिसे आप बैराट की सभ्यता कहते हैं, यह आपके क्या है, जयपुर, दौसा, यहाँ तक कि थोड़ा सा अलवर और इसका आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यह किसके अंतर्गत आता था? मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। और विराट नगरी इसकी राजधानी हुआ करती थी। विराट नगरी, बैराट जिसको आप कहते हैं, राजस्थान में प्राचीनतम सभ्यताएं, जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इसका संबंध जो है विराट नगरी, साथियों विराट नगरी का संबंध अगर हम पढ़ें इतिहास से तो किस सभ्यता से माना जाता है? ये महाभारत कालीन है। बैराट का संबंध किससे है? महाभारत काल से। बाद में मौर्य काल भी आप पढ़ेंगे, मौर्य काल से भी इसका संबंध माना जाता है। मौर्यकालीन जो है अवशेष आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। मौर्य काल से भी आपके जुड़ा हुआ है कौन सा? मत्स्य महाजनपद। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहाँ पर? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये सारा का सारा जो आप बेल्ट देख रहे हैं, ये आपके कौन सा प्रदेश कहलाता है? हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश आपका है, हाड़ौती कहलाता था। ये हाड़ौती क्षेत्र है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये पर्टिकुलर क्षेत्र आपका कौन सा था? हाड़ौती प्रदेश। और हाड़ौती प्रदेश जब आप राजस्थान का जियोग्राफिकल डिवीजन पढ़ते हैं, भौगोलिक विभाजन भी पढ़ते हैं, तब भी आप पढ़ते हैं हाड़ौती का पठार, तो ये पूरा बेल्ट आपका उसके अंतर्गत आ जाता है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मेवाड़ की आपने बात कर ली, सेंट्रल जो अजमेर मेवाड़ा था इसके बारे में भी आपने बात कर ली। तो एक बार फिर से देख लीजिए साथियों, लगभग पूरा मैप हमने कवर कर लिया। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, हम गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं। ये आपका है युद्ध है। थली आपका है देशनोक टू सुजानगढ़। जांगल प्रदेश आपका कौन सा है? बीकानेर। और ये जो पूरा आप सर्किल देख रहे हैं, ये पूरा सर्किल आपका क्या कहला रहा है? इस पूरे सर्किल को हमने नाम दिया है मारवाड़। और जैसलमेर को पर्टिकुलर आप क्या कह रहे हैं? क्षेत्र मांड क्षेत्र। ये मांड है। और कई स्थानों पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा किसके लिए? जैसलमेर क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ आपके बाड़मेर जो है, ये भी आपके मारवाड़ के अंदर आ रहा है। बालोतरा इससे अलग हो गया है, जोधपुर आ रहा है। फिर फलोदी भी वर्तमान समय में इसके अंतर्गत आ गया, पाली भी आ गया। ये सारा क्षेत्र आपका इसके अंदर आ गया। और ये पूरा बेल्ट जो आपका बन रहा है नीचे वाला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ है, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये सारा मिलाकर आपके क्या बन रहा है? मेवाड़ बन रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लें आगे जा करके नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू, इधर का जो पूरा क्षेत्र है ये शेखावटी है। फिर जयपुर, दौसा और ये वाला पूरा क्षेत्र आपका मत्स्य में आ जाएगा। अलवर, भरतपुर, डीग, ये क्षेत्र आपका मेवात क्षेत्र आ जाएगा। धौलपुर को कोठी कहा जाता था प्राचीन काल में। और इधर का पूरा बेल्ट आपका कौन सा रहेगा? हाड़ौती प्रदेश। तो साथियों ये था राजस्थान के क्षेत्रों के जो प्राचीन भौगोलिक उपनाम। पर क्या अभी तक राजस्थान बना है? नहीं, अभी राजस्थान नहीं, ये सब अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। अभी तक इसके लिए राजस्थान शब्द जो है नहीं काम में लिया जा रहा है। हमने बात की है, आप अभी कहेंगे कि आपने अभी राजस्थान शब्द बताया था, तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ मिला है, यहाँ से हमने जर्नी शुरू की है। तो जर्नी यहाँ से शुरू की है कि सबसे पहले यहाँ लिखा गया था। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लिखा गया। उसके बाद हम बताएंगे कैसे चलते 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 हम लोग राजस्थान तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए आप, अब बात करते हैं, अभी राजस्थान नहीं, अब एक नया शब्द हमारे सामने काम में आ रहा है, राजपूताना।
राजपूताना शब्द। अब इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक और नया शब्द काम में लिया गया है। पहले सभी लोग अपने अपने नाम अलग अलग तरीके से यूज में लिया करते थे। जैसे मान लीजिए मैं जोधपुर से हूं तो मैं ये नहीं कहती थी कि मैं मारवाड़ से हूं। आप अगर जयपुर से हैं तो आप खुद को क्या कहते थे? ढूंढाड़। जयपुर आपका पहले बसा हुआ नहीं था, आमेर था। आमेर और उसके आसपास का क्षेत्र जयपुर और उसके पास के जो क्षेत्र थे दौसा वगैरह, ये सब आपके ढूंढाड़ प्रदेश में आया करते थे। ये आपके पीछे वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये जयपुर दौसा मत्स्य भी था और यहीं पर आप किस नाम से इसको भी जाना जाता था? ढूंढाड़। तो ये ढूंढाड़ प्रदेश भी है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सब लोग, जैसे राजा भी अलग अलग हुआ करते थे, ऐसे नहीं कहा जाता था कि राजस्थान का कोई राजा है। बोलते थे आमेर के कछवाहा वंशी आ गए, मारवाड़ के राठौड़ वंशी आ गए, जैसलमेर के यादुवंशी आ गए, है ना, यानी भाटी राजवंश वाले, ऐसा हम बोला करते थे। अब इस पर्टिकुलर जो पूरा एरिया है, इस पूरे क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए अभी तक राजस्थान नाम नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के लिए एक नया शब्द काम में लिया जा रहा है। वो नया शब्द क्या काम में ले रहे हैं हम? वो शब्द साथियों हम काम में ले रहे हैं राजपूताना। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि राजपूताना शब्द कहां से आ गया बीच में। भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है। राजपूत काल, भारतीय जब इतिहास पढ़ाया जाता है, इंडियन हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है, तो आपने देखा होगा कि एक पूरा टाइम आया था हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, 650 ईस्वी से लगाकर 1200 ईस्वी। कई इतिहासकार इसे 1206 भी लिखते हैं, अपन मोटे तौर पे 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी लिख लेते हैं। कौन सा पीरियड है दोस्तों? राजपूत काल। मतलब यहाँ पर राजपूत जो थे उनकी शाखाएं, चाहे वो प्रतिहार रही, परमार रही, चालुक्य रही या फिर चौहान रही, ये सब लोग आपस में क्या कर रहे थे? लड़ भी रहे थे, अपने अपने तरीके से शासन भी कर रहे थे। कई शाखाएं बड़ी पावरफुल भी रहीं तो कुछ कमजोर भी रहीं। तो एक वर्ड जो था लोगों के सामने आया वो था राजपूत। हालांकि जब वर्ण व्यवस्था की मैं आपसे बात करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जब मिलता है तो आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर मिला था? ऋग्वेद के में मिला है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिला था, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में अब क्या होता है? पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है कि भाई क्या है कि भारतीय समाज में 4 वर्ण हुआ करते थे। ऐसा ये जानकारी का स्रोत आपके क्या है? ऋग्वेद का 10वां मंडल और पुरुष सूक्त। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो क्षत्रिय है वो सिमिलर किसके हैं? राजपूतों के हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का जो काम था, जिम्मेदारी थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ कहानियां हमें बताती है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए और वैश्य उदर से पैदा हुए और शूद्र जो है चरणों से पैदा हुए। अब जो है क्षत्रिय, जिनको हमने कहा इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भुजाओं से, और भुजाओं में बल होता है, इसलिए क्षत्रिय लोगों का काम क्या था? शासन करना और लोगों की रक्षा करना। तो राजपूत कम्युनिटी इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं कि क्षत्रिय जो थे उनके से मिलते जुलते थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में राजपूत पीरियड जो है, इसके अकॉर्डिंग एक नया शब्द भी आपको सुनने के लिए मिलेगा, राजपूताना। अब राजपूताना शब्द जो है का सर्वप्रथम जो है प्रयोग कौन करते हैं? अठारह सौ ईस्वी में किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। जॉर्ज थॉमस जो है, जॉर्ज थॉमस ने किया था। सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था साथियों? जॉर्ज थॉमस ने किया है। कौन से सन में किया? 1800 ईस्वी में किया था। लेकिन फिर समस्या वही थी कि बोलचाल की भाषा में किया गया, ये ओरल था, आपका मौखिक नहीं था। तो अब लोगों ने कहा भाई लिखा हुआ तो नहीं मिल रहा है, तब ये कहा गया कि ये प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं? ये मौखिक रूप से था। किस प्रकार से था साथियों? मौखिक रूप से। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि आप और मैं बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान हमने ऐसी बात कही कि ये एरिया जो है इसको क्या कह सकते हैं? राजपूताना। लेकिन लिखित साक्ष्य की बात की जाती है,
राजपूताना शब्द लिखित रूप से कब काम में लिया गया? लिखित रूप में कहाँ मिलेगा आपको? तो लिखित रूप से की अगर बात करते हैं तो लिखित रूप में आपके मिलता है, एक बंदा लिख रहा है कि विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने क्या किया है, एक किताब लिखी। देखिए बहुत अच्छी बात है, विलियम फ्रैंकलिन साहब दोस्त हुआ करते थे किसके? जॉर्ज थॉमस के। और जॉर्ज थॉमस के जो दोस्त थे तो उन्होंने क्या कर दिया भाई, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है भैया हम एक किताब लिख देते हैं। और उस किताब में उन्होंने क्या कर दिया, उसका नाम रखा था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के अंतर्गत थॉमस हम देखते हैं सबसे पहली बार लिखित रूप से जो आपके राजपूताना शब्द है वो कहाँ पर काम में लिया गया है? विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है उसके अंदर काम में लिया गया। सन की अगर बात की जाए तो सन था 1805 ईस्वी। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस मौखिक रूप से प्रयोग में ले रहे हैं और 1805 में विलियम फ्रैंकलिन जो आपके हैं किस रूप में काम में ले रहे हैं? लिखित रूप से। उसके बाद हम देखते हैं कि राजपूताना शब्द के बाद फिर हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं? इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक नाम आ रहा है राजस्थान। अब राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो देखिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हम पढ़ते हैं कि एक बंदा है जिसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कौन कर रहे हैं? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, बात आप से की जा रही है किसकी? कि राजस्थान शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम कौन कर रहे हैं? अब राजस्थान शब्द का फर्स्ट टाइम यूज कौन कर रहा है? पहली बार प्रयोग कौन कर रहे हैं? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे इतिहास को जानने के लिए स्रोत जो है उसमें विदेशी लेखकों के बारे में भी पढ़ा जाएगा। उनमें अग्रणी जो है लेखक वो कौन रहेंगे? वो आपके कर्नल जेम्स टॉड रहेंगे। तो कर्नल जेम्स टॉड के बारे में हालांकि ब्रीफली तो मैं आपसे बात कर ही लेती हूँ। ये कहलाते हैं राजस्थान के इतिहास के पिता। राजस्थान के इतिहास के पिता कौन है? तो राजस्थान के इतिहास के पिता की बात की जाती है तो यही है, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? तो राजस्थान के इतिहास के जनक साथियों कौन है? तो राजस्थान के इतिहास के जनक और इतिहास के पिता कह सकते हैं, इतिहास के जनक कह सकते हैं, ये रहेंगे आपके कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड जो है इन्होंने क्या किया, इन्हें एक उपनाम दिया गया है। इनका उपनाम देखिए, इनका उपनाम है घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। ये बंदा यहाँ पर आपको पता है पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ही आए और कर्नल जेम्स टॉड यहाँ के लोगों से बड़े प्रभावित हुए। और कर्नल जेम्स टॉड के लिए एक बात और आपको बतानी पड़ेगी कि कर्नल जेम्स टॉड जो थे एलिंगटन शहर के मूल निवासी हुआ करते थे और मेवाड़ क्षेत्र और हाड़ौती के अंदर आपके एज ए पॉलिटिकल एजेंट भी उन्होंने वर्क किया था। कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टॉड जब यहाँ लोगों से मिलते थे और यहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में जब वो बातचीत करते थे तो उनसे उनकी पर्सनैलिटी से, उनके व्यक्तित्व से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे। ऐसा कई स्थानों पर, कई जो है कहानियों में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, कई लेखकों ने भी ऐसा बताया है कि कर्नल जेम्स टॉड जो थे जो है भारत में स्थित ये जो प्रांत हमारा या जो ये क्षेत्र है जिसे हम वर्तमान में राजस्थान कह रहे हैं, यहाँ के लोगों की वीरता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और उन्होंने कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का कल्चर उनके अंदर रच बसा गया था। जब उनके देश से या विदेश से लोग आया करते थे और उनसे पूछा करते थे यहाँ के बारे में, तब कर्नल जेम्स टॉड उनकी बातें बताया करते थे और साथ ही साथ उनको ये भी बताया करते थे कि देखो कितने बहादुर लोग हैं यहाँ के, इनके व्यक्तित्व के बारे में हम क्या बात कहें। एक तो आपको पता है हम राजस्थान के लोग
होता इतना सा है और बता इतना देते हैं, वो वाली चीज भी हमारे अंदर है। और बाकी ये भी सत्य है कि हमारे राजा महाराजा जो हैं बहुत ही बहादुर हुआ करते थे। और स्पेशली जब आप इतिहास पढ़ रहे हो मेवाड़ का और बड़े बड़े योद्धाओं की बात ना हो, है ना, तो फिर तो कहानी खत्म हो जाती है। तो जब उनका व्यक्तित्व पढ़ा जाता है तो बताया जाता था भाई साहब इतने लंबे 6.5 फीट के आदमी हुआ करते थे, हथियारों की तो जरूरत ही क्या थी। आपके जैसे और मेरे जैसे जो लोग थे ना, 8% वाले लोग, अपन जैसे लोग, भाई साहब अपने गांव वाले उनको बताते अरे तुम लोग क्या हो, तुम लोग कुछ नहीं हो उन सब के आगे, समझ गए। तुम जैसों को तो मारने के लिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मारवाड़ी में डायलॉग दिया करते थे, अरे भाई हथियार थे यूज करो, मैं लोग तो कहीं करता, बड़ा खतरनाक रहा डाकी किस्म रहा, मैं तो लोगों ने हाथ रे नीचे यूं घाल मार देता। अब बताओ कर्नल जेम्स टोड सोचता था इतने कितने खतरनाक थे लोग, और इतने खतरनाक लोग जिनको मारने के लिए आर्म्स के अंदर ऐसे दबा के मार दिया, मारवाड़ी में कह रहे कांग में घाल मार दियो। अब बताइए ऐसे जो पर्सनैलिटी के लोग होंगे वो कैसे लोग होंगे। तो उसने कर्नल टॉड उनको बताते यार इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, अगर तुम इनको संसाधन दे दो ना, हथियार ला के दे दो, तो ये अपन को कभी रवाना कर देंगे इंडिया से। तो कहते हैं कि उनकी ऐसी बातें सुनकर ब्रिटिश लोगों को लगने लगा कि कर्नल जेम्स टोड तो इनके हिमायती होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा एक काम करो बेटा, तुम वापस बैग पैक करो और अपने कंट्री चले जाओ। कर्नल जेम्स टोड ने मिन्नतें मांगी, कहा अरे भैया रुक जाओ, हमारी किताब लिख रहे हैं, किताब कंप्लीट हो जाने दो, फिर कैसे लिखेंगे, लोगों से मुलाकात नहीं होगी। लोग उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा अब तुम जाके वहीं पे लिख लेना, कोई समस्या नहीं है, आपने बहुत तारीफ कर ली यहाँ के लोगों की, अब आप जाइए यहाँ से। और उस बेचारे को यहाँ से भेज दिया गया। और भाई कर्नल जेम्स टोड ने बहुत हाथाजोड़ी करी, पगे पड़ी हो, पर की फायदा नहीं हो। अब क्या करते हैं भाई, ये थे कहानी आपकी किसकी, कर्नल जेम्स टोड साहब की। तो अब आप देखिए कर्नल जेम्स टोड जो हैं उनको हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। अब आपसे लगे हाथ एक दो प्रश्न मैं भी पूछ ही लेती हूँ कि कर्नल जेम्स टोड को आप इतिहास का पिता कह रहे हैं, तो भारतीय इतिहास के पिता कौन है? भारतीय इतिहास के पिता की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो भारतीय इतिहास के पिता, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूं, तो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हमारे हैं वेद व्यास जी। कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी। अब आप कहेंगे वेद व्यास जी ने इतिहास लिखा था क्या? हाँ, वेद व्यास जी को तो हम मानते हैं महाभारत का लेखक। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास जी थे। इन्हीं को ही फादर ऑफ जो है इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, तो एक प्रश्न बनता है विश्व इतिहास के पिता कौन है? तो चलिए इसकी भी बात कर लें। विश्व इतिहास के पिता, विश्व इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस, फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक थी आपके, इनकी बुक कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, बुक है हिस्टोरिका। अब देखिए भाई, कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा की तो कहानी आपने सुनी ली। अब बात जो थी उस पर आ जाए हम हमारे, कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं कर्नल जेम्स टोड। अब कर्नल जेम्स टोड के लिए हम बात कर रहे हैं, कर्नल जेम्स टोड ने ये प्रयोग कब किया शब्द का? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक देखिए, इनकी पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, क्या नाम था? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखिए, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये शब्द आप पढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ पीछे एक वर्ड काम में लिया जा रहा है, राजस्थान। तो 1829 की बात है। 1829 में इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? राजस्थान का। और किस शब्द में कर रहे हैं? अपनी पुस्तक में कर रहे हैं, और पुस्तक का नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। मध्यकालीन भारत और ब्रिटिश भारत की बात चल रही है साथियों। वहाँ पर इस पूरी टेरिटरी के लिए, इस क्षेत्र के लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? राजस्थान। फिर आप पढ़ते हैं कि कर्नल जेम्स टोड की अगर हम बात कर रहे हैं कि पुस्तक ये जो थी, इससे क्या और भी कोई प्रश्न बनता है? हाँ, ये एक प्रश्न और भी आपके सामने बनता है। प्रश्न ये है कि भाई ये पुस्तक इन्होंने जो लिखी है, ये पुस्तक जो थी इनके गुरु को समर्पित थी। इसको समर्पित की? गुरु को समर्पित की। और गुरु कौन है? यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र जो है इनके गुरु हुआ करते थे,
और यति ज्ञानचंद्र को ये अपनी पुस्तक क्या कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक मेरे गुरु को समर्पित है, मेरे गुरु जी ने जो मुझे मार्गदर्शन किया, इसलिए ये पुस्तक मैं किससे डेडिकेट कर रहा हूँ, अपने गुरु को कर रहा हूँ। तो ये कहानी आपने पढ़ी कर्नल जेम्स टॉड की। कर्नल जेम्स टॉड अपनी पुस्तक में ऐसा कह रहे हैं। फिर बात करते हैं हम, उसके बाद स्टार्ट होता है राजस्थान का एकीकरण। अब आप एकीकरण जब पढ़ते हैं तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं इसलिए ब्रीफली आपसे बातचीत की जाएगी इस बारे में। और हम पढ़ते हैं कि जो राजस्थान का एकीकरण था 7 चरणों में पूर्ण हुआ और हमें आज़ादी मिली थी जो है 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को जो था भारत 2 हिस्सों में बट गया था, पाकिस्तान और भारत। और उस समय जो हम पढ़ते हैं कि भारत की को जो आज़ादी मिलती है, भारत स्वतंत्र हुआ कब, भारत स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947। और 14 अगस्त को आज़ादी मिली है पाकिस्तान को। साथियों, अब हुआ क्या कि भारतीय स्वतंत्रता जो थी, या हिंदुस्तान को आज़ादी मिल रही है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्र किसके अधीन हुआ है, ये हुआ है, एक एक्ट बना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत 2 राष्ट्रों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। अब आप देखिए, इसी के अंदर एक लाइन जो जोड़ी हुई है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं साथियों, कि हम ये पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया है कि हमें साथ ही साथ एक चीज और कह दी, जाते जाते भी अंग्रेजों ने हमारा भला नहीं किया, और वो हमें ये लड़ा कर गए और ये कहा कि जिसे ये सारी देसी रियासतें हैं, उस समय की अगर आप बात करते तो भारत 2 हिस्सों में बटा था, एक तो ब्रिटिश भारत था और एक देसी रियासतें थी। तो उन्होंने क्या कहा कि जिसको भारत में रहना है वो भारत में रह जाओ, जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चले जाओ, और जिसको अपनी लाइफ में मजे करने हैं, राजा बनकर वो राजा ही बनकर रहो। तो ये जब कंडीशन रही तो उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस स्टार्ट किया गया इंटीग्रेशन का, जिसको आप कहते हैं एकीकरण। और एकीकरण जब प्रारंभ होता है तो भारत में भी अलग अलग रियासतों के लिए आप पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी फिलहाल किसके बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजस्थान का भी एकीकरण किया गया। और उस समय की स्थिति आप सभी साथियों को पता ही है कि हमारी जो जोधपुर रियासत थी, मारवाड़ जिसको आप कह रहे हैं, और स्पेशली जोधपुर की बात कर रहे हैं हम, जिसका एक बड़ा ही दिली ख्वाहिश आप कह सकते हैं कि हमारी एक दिली ख्वाहिश हुआ करती थी कि हम पाकिस्तान चले जाएं, है ना। हैदराबाद की भी रियासत जो यही दिली ख्वाहिश थी कि वो भी पाकिस्तान चला जाए, और जूनागढ़ की भी एरिया जो थी। अब बताइए, अब एकीकरण करने के लिए सरदार पटेल को क्या करना पड़ा, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के कितने स्टेप्स पूरे हुए थे, 7 स्टेप्स। 7 चरणों के अंदर क्या हुआ है, राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट किया गया। और हम पढ़ते हैं कि एकीकरण कंप्लीट कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया है। इससे पहले आपको बीच में एक चीज और बता देती हूं साथ ही साथ, क्योंकि एकीकरण का चैप्टर हमारी हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर माना जाता है। वर्तमान अस्तित्व में राजस्थान कब आया है, राजस्थान का, ये आपके आ रहा है 1 नवंबर 1956 को। आज़ादी कब मिली है, 15 अगस्त को 1947 को। ये तो स्वतंत्रता है हमारी भारत की, ठीक है। फिर रिपब्लिक डे आज आप मना रहे हैं, जिसको आप मनाते हैं कब, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है, संविधान लागू हुआ। अब उस टाइम में आप पढ़ेंगे तो राजस्थान को 20 श्रेणी का दर्जा दिया गया। ये भारत स्वतंत्र हुआ है और उसके बाद ये आपके 48 से राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 56 जो है 6 में जाकर कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं आपसे बताती हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैडम 30 मार्च एक बताया जाता है, एक हम पढ़ते हैं 1 नवंबर, क्या समस्या चल रही है। तो देखिए, आपसे पूछा जाता है राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस, ये आपका कौन सा दिवस मना रहे हैं हम, राजस्थान दिवस मना रहे हैं। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस। 1 नवंबर को हम मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। ये आपके राजस्थान स्थापना दिवस है साथियों। और इस तरह से जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं या जिस राज्य के वर्तमान में हम निवासी हैं, वह कौन सा है, राजस्थान। यह आपके सामने यहाँ पर अस्तित्व के अंदर आया है 1 नवंबर 1956। तो देखिए कितनी खूबसूरत जर्नी रही है हमारे जो है इस पूरे राज्य की,
जब हमने प्राचीन काल से लेकर आज तक इसको जो है पढ़ा है। तो एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी इस भौगोलिक क्षेत्र, आज का चैप्टर जो था हमारा उसका नाम ही ये है, राजस्थान एक परिचय। आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लास दी गई है जो कि सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, सभी के लिए उपयोगी रहने वाली है। जैसा कि एट द स्टार्ट मैंने बता दिया है कि जब हमारी क्लास शुरू हुई है। तो राजस्थान शब्द, अब आप एक बार मेरे साथ देखिए, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति नहीं पूछा जा रहा है, सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ था। तो आप बताएंगे घोसुंडा एक शिलालेख है, कहाँ का? चित्तौड़ का। कौन सी लैंग्वेज का है? संस्कृत लैंग्वेज का है। नेक्स्ट आपको कहाँ से मिल रहा है? बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में राजस्थानी यादित्य। बोर्ड पर देखिए कौन सा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है? राजस्थानी यादित्य, हाईलाइटेड रखिए। ये जो आपको मिलेगा ये बसंतगढ़ सिरोही खीमल माता का मंदिर, देखिए एक मंदिर का एक पिक्चर आपके सामने यहाँ पर है। विक्रम संवत 682, अगर ईस्वी में निकालना है -57 करके निकालेंगे। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। फिर हमने पढ़ा कि भाई राजस्थान डायरेक्ट तो राजस्थान नहीं बना है ना, क्योंकि सब लोग जानते हैं, आगे आप पढ़ेंगे कि हर क्षेत्र का अपना अपना एक नाम हुआ करता था। जब भारत ही पूरा रियासतों में बटा हुआ था तो राजस्थान की तो हम बात ही कैसे कर सकते हैं कि राजस्थान कोई प्रदेश हुआ करता था। यहाँ भी बहुत सारी जो क्षेत्र थे उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। और ये जो मैप है आपके सामने, इसमें हमने पढ़ा है किसके बारे में? हमारे समस्त जो क्षेत्र थे उनके भौगोलिक जो उपनाम थे। लाइक अब एक बार से आप देख लीजिए, गंगानगर और हनुमानगढ़, कुछ बच्चों ने इससे पहले वाला टाइम पढ़ा होगा, बोर्ड पर हमने आपको बिल्कुल करंट वाला जो है एक मैप लगाया है। क्योंकि आप पढ़ते हैं कि एक कमेटी बनी थी, राम लुभाया कमेटी। राम लुभाया कमेटी की रिकमेंडेशन पर हम पढ़ते हैं कि हमारे 33 से सीधे 50 जिले बन गए और संभाग 10 हो गए। ठीक है भाई साहब, आचार संहिता लगने से पहले गहलोत साहब एक और काम करके चले गए कि रातों रात ही 3 जिले बना के चले गए। मालपुरा बना के चले गए, कुचामन बना के चले गए, सुजानगढ़ बना के चले गए। लेकिन अगली सरकार आते ही जून 2024 दिसंबर जो है 2024 में उसको सबको कैंसिल करती है। उन्होंने कहा सबसे पहले इन 3 को ही कैंसिल कर दो। तो हम वापस आज वहीं पर पीछे जो आते हैं, 3 कैंसिल हो गए। तो ये फिर उसके बाद आपने पढ़ा एक और कमेटी आती है। आपने पढ़ा होगा कि ललित के पंवार साहब जो आरपीएससी के मेंबर भी रह चुके हैं, उनके निर्देशन में कमेटी गठित की गई है। हालांकि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे करंट के हैं, लेकिन जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। और हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी तो हम उसमें ये सारा पर्टिकुलर स्पेशली डिस्कस करेंगे। एंड ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो जो नए जिले हैं उनके बारे में और से पढ़ेंगे। तो ललित के पंवार साहब ने इस पर स्टडी किया और उन्होंने कहा कि ये जो इतने हर जगह से आपने जिले बनाए हैं गहलोत सरकार ने, ये सही नहीं है। और फिर उसके ऊपर भी, मतलब कमेटी के ऊपर कमेटी और कमेटी के ऊपर कमेटी, फिर एक मंत्रिमंडलीय कैबिनेट लेवल पे हमने एक कमेटी जो है गठित कर दी और मदन दिलावर साहब हैं उनके अंडर में। और फिर उन्होंने ये जो है फैसला लिया और वर्तमान समय में जो आप देख रहे हैं हमारे पास कितने जिले हैं, 41, उसी के अकॉर्डिंग ये मैप है आपके पास। और हम इसमें जो है एक बार प्राचीन क्षेत्रों के भौगोलिक उपनाम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? गंगानगर और हनुमानगढ़ आपका क्या है? युद्ध है। थली देशनोक टू सुजानगढ़, जांगल, बीकानेर, अही, छत्रपुर, नागौर और आसपास का क्षेत्र इसमें लगेगा। चूरू थोड़ा सा पाली वाला बेल्ट लग जाएगा। मारवाड़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर का थोड़ा सा हिस्सा, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर और वर्तमान में फलोदी अलग हो गया तो फलोदी को भी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं जालोर का प्राचीन नाम सुवर्णगिरी। इसी तरह आप पढ़ते हैं कि भरतपुर में एक जो है जगह है जिसका नाम है बयाना। आरएस प्री में पूछा गया था बयाना का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था। चलिए बयाना का एक ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ही लेते हैं। बयाना कहाँ आता है? भरतपुर में। प्राचीन नाम क्या था भाई? भदानक। क्या नाम था? भदानक। इस क्लास में आपको वो सारी चीजें, वो सारा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं स्टेट लेवल पर पीसीएस करवा रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी करवा रही है, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। ये सारा मैटर आपके समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। फिर देखिए जैसलमेर पर्टिकुलर आपका क्या था? मांड था। ठीक है, वागड़ हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और शाहपुरा वाला जो आसपास का बेल्ट था ये आपके किस में आ गया? मेवाड़ में आ गया। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये सारा का सारा आपके किस में आ गया है? ये आपके लग रहा है हाड़ौती
जयपुर और आसपास का क्षेत्र लगता है ढूंढाड़, और उसके ऊपर आपने पढ़ा मेवात, और एक था आपका चूरू सीकर झुंझुनू, ये सब था आपके कौन सा, शेखावटी क्षेत्र, ये था साथियों। और उसके बाद हमने बात की किस शब्द की, राजपुताना। राजपुताना शब्द यूज कर रहे थे कर्नल जेम्स टॉड, सबसे पहले ओरल या मौखिक रूप से काम में लेते हैं, और उन्हीं के दोस्त विलियम फ्रैंकलिन जब अपनी पुस्तक लिखते हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, विलियम फ्रैंकलिन अपनी पुस्तक लिखते हैं मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसमें उन्होंने लिखित रूप से इसका प्रयोग कर दिया था। ये देखिए बोर्ड पर आपके विलियम फ्रैंकलिन है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है भाई, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट आप देखिए, उसके बाद एक शब्द आ रहा है कौन सा, राजस्थान, और इसको यूज कौन कर रहे हैं, कर्नल टॉड। और कर्नल टॉड के नाम क्या क्या हैं आपके, घोड़े वाले बाबा। राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है, कर्नल जेम्स टॉड। पुस्तक जो थी कर्नल जेम्स टॉड की वो थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब पब्लिश हो रही है, 1829 में, और किसको डेडिकेट की गई है, उनके गुरु जो थे उनको डेडिकेट की गई थी। और फिर एकीकरण के बारे में हमने पढ़ा, किस तरीके से 7 चरण कंप्लीट होंगे और वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आएगा। आज के लिए साथियों इतना ही, अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अनुमति चाहूंगी, धन्यवाद।